चाहिए मुझे शुभ्रस्ता, ये रिजर्वेशन वाला मसला इतना सेंसिटिव हो गया है, इतना सेंसिटिव। हम जान रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से संविधान क्या हुआ, आरक्षण बीजेपी आएगी तो खत्म कर देगी। आपको लगता है बीजेपी को पहली बार एक मौका मिल गया है कांग्रेस को घेरने का, क्योंकि डीके शिव कुमार के मुंह से निकल गया संविधान? देखिए मानक जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठ करके एक बात आज कहना चाहती हूँ। रिजर्वेशन वाला मुद्दा आज कंट्रोवर्शियल है ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन वाले मुद्दे पे ये देश एक नहीं कई बार जल चुका है, प्रदेश जल चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि रिजर्वेशन को लेकर के एक समग्र राय जो बननी चाहिए वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में बननी चाहिए। रिजर्वेशन लेकर के जो एक डिस्कशन होना चाहिए वो हमारे देश, हमारे प्रदेशों की विधानसभाओं में होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कोई भी सीरियस डिस्कशन पिछले 10-15 सालों में देखा? अगर ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है, अगर ऑपोजिशन को ऐसा लगता है कि भाई हमारे देश की जो भी माइनॉरिटीज है, मैं उसमें सिर्फ मुसलमानों को नहीं जोड़ रही, जो भी इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अगर सबको लेकर के उनकी एक समग्र राय है तो वो अपने अपने प्रदेशों में एक अफर्मेटिव एक्शन, मॉडल अफर्मेटिव एक्शन क्यों नहीं लेकर के आ पा रही हैं? क्योंकि अगर मैं ऑपोजिशन की तरफ से बोलूं कि जो सेंट्रल आज जो मोदी सरकार है वो एक तरह से काम नहीं कर पा रही इनके हिसाब से, तो ऐसा कौन सा मॉडल कर्नाटक ने दे दिया या ऐसा कौन सा मॉडल राजस्थान ने दे दिया जब राजस्थान में सरकार थी उनकी, या छत्तीसगढ़ ने दे दिया, या जहां जहां भी इनकी सरकारें रही। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप संविधान में संशोधन ला करके कुछ आमूलचूल परिवर्तन कीजिए। मैं ये कह रही हूं कि अपना पोजीशन तो क्लियर कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या आज सुरेंद्र राजपूत यहां पर आकर के जो भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई हम इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड की बात करते हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं करते, पर ऐसा नहीं है। आप चुनावी रैली में जाकर के इन्हीं के भाषण या इन्हीं के नेताओं के भाषण सुन लीजिए, इंडिकेशन ही होता है, कुछ दूसरा ही इंडिकेशन होता है। तो हम जब तक प्रतीकों में बात करते रहेंगे तो ये कॉन्वर्सेशन लंबी, बहस लंबी चलती रहेगी। भाई वारिस पठान जी क्लियर है ना कि हमें 5% रिजर्वेशन चाहिए। ये क्लैरिटी कांग्रेस में क्यों नहीं? नहीं, एक सेकंड, नहीं, कांग्रेस की सरकार ने दे दिया ना 4%, तो वो क्लियर ही है, 4% दे दिया उन्होंने, ये उनकी पॉलिसी है। जब आप उसके फाइन प्रिंट में, मानक चीज, जब हम फिर उसके फाइन प्रिंट में जाते हैं कि ये 4% आप कहां से ला रहे हैं, तो फिर देखिए, फिर ये सीधा जवाब आपको दिया है ना देश को मिलेगा वो जवाब। भाई वोकलिगा की बात थी, लिंगायत की बात थी और मुस्लिम्स की बात थी, ये तीन ही कैटेगरीज की बात थी जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी सी हुई है। पूछिए ना इनका क्या पोजीशन है। आप किसका, अब इनसे मैं पॉलिटिकल भाषा में नहीं पूछूंगी कि आप किसका हक मार के किसको दे रहे, नहीं, हक मारने वाली बात नहीं। मैं खुद जानती हूं कि ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज क्या बात करें, बट आप ये जो 3 कैटेगरीज हैं जिनको भी आप ही की विधानसभा ने रिकॉग्नाइज किया, इस पे बात कीजिए ना। लिंगायत को लेकर क्या राय है आपकी? वो कलिगा को लेकर क्या राय है? अच्छा, आपकी क्या राय है? आपका स्टैंड क्या है? क्या आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए? रिजर्वेशन, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है मानक जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इस बयान का क्या होगा। मुझे लगता है कि इस देश में रिजर्वेशन पे अच्छे से फिर से हम लोगों को डेटा के साथ बात करने की जरूरत है। जो रिजर्वेशन लगा बाबा साहेब के संविधान के तहत, जिस रिजर्वेशन का बेनिफिट जितने लोगों को मिला है, क्या उनको बाहर रखा जाना चाहिए, उनकी फैमिलीज को? इन सभी मुद्दों पे पुनर्विचार होना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्टेटमेंट इस देश की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देगी और बिना कंट्रोवर्सी के स्वस्थ बहस हो। नहीं, क्रीमी लेयर पर तो बहुत चर्चा हुई है। फर्क नहीं पड़ता, आप क्रीमी लेयर की तरफ इशारा से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हम तो देश के वो नागरिक हैं जो हम मजबूर हैं ये सुनने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो, वो समाजवादी पार्टी हो, वो AIMIM हो, हम सबके पॉलिटिकल भाषणों को सुनने के लिए मजबूर हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये जो क्रीमी लेयर का मुद्दा है, इस पर तो बहुत बहस हुई है और बहुत सारी पार्टियां समर्थन भी करती हैं इसका। रोहिणी कमीशन बनी है ना, वो भी तो एक कोटे में कोटा देने के लिए बनी थी, क्योंकि ये कहा गया कि एक प्रभावशाली जाति सारा का सारा फायदा ले जाती है रिजर्वेशन का। तो मसला वो नहीं है, बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रही हैं। फिर से चर्चा होनी चाहिए, देखना चाहिए कौन से वर्ग को कितना फायदा मिला और नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उनको ज्यादा मिलना चाहिए, तो बिल्कुल इसको कोई मेरे ख्याल से काटेगा नहीं। एक चीज जोड़ भी दूं, हाँ। जिनको मिला वो बात अलग है। मैं ये कह रही हूं किनको बाहर निकाला जाना चाहिए, इस बात पे कौन बात करेगा? मानक जी आप बताइए ना। मतलब आप कह रही हैं कुछ जातियों को बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। अगर वो उस थ्रेशोल्ड को अगर हम उस, एक तो सेंसस हुआ नहीं है अभी, हम सेंसस का डेटा देखें, हम उसके अलावा एक और वृहत तरीके का एक सामाजिक डेटा सेट के साथ बैठे और हम देखें ना कि किसमें किसको जरूरत है,
अगर, और सिर्फ हटाने की बात नहीं है, हो सकता है कुछ हमारे कैटेगरीज को सवाल इंक्लूड था। करना पड़े, ठीक है, हो सकता ओके, है सवर्न ठीक है। कम्युनिटीज के अंदर और क्या शुभ रस्ता, हमारे पास और क्या सवाल शुभ था रस्ता ओबीसी तेलंगाना कोटे पे में रिजर्वेशन मुसलमानों के की ऊपर। पिछड़ी जातियों को शामिल करना सही है, जो अभी तक हो रहा है कई नहीं, जगह? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जहां तक मेरा मत है इस्लाम को लेकर के, वो इस्लाम पूरा मूवमेंट ही इसलिए हुआ था ताकि वो जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ चुके। अगर इसमें सिर्फ मेरे बयान से मतलब नहीं है, यहां पर धर्मगुरुओं को होना चाहिए था इस्लामिक, जो इस बात की क्लैरिटी दे सके कि भाई आपने क्यों एक्सेप्ट किया। देश का संविधान तो जनमत के हिसाब से चलता है, पर ये जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो सबसे पहले आकर के बात करते हैं कि हमारी कौम, हमारी अस्मिता, वो कहां चले जाते हैं? उनको ये अखरता नहीं कि मुसलमानों के अंदर भी कैटेगरी बनी हुई है और आप बेनिफिट लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर एआईएमआई से मुझे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, मुझे मुस्लिम धर्मगुरुओं से चाहिए। ओके। सुनील साजन, एक सेकंड, वारिस पठान बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए। 4%। हाँ, आपका सवाल था तेलंगाना के बारे में, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, कह रहे मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2007 से, और उसके लिए कोई ओबीसी का कोई ये नहीं किया गया है, एक सेपरेट कैटेगरी है ओबीसी कॉल्ड बीसीई, उस बुनियाद के ऊपर मुसलमानों को रिजर्वेशन वहां पे भी मिल रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो कोर्ट का आदेश है उसका इंप्लीमेंटेशन कर दे बस भाजपा सरकार। जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, अब मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, साथ में 5। अच्छा, वारिस पठान 10 सेकंड का एक छोटा सा जवाब और दीजिएगा, दे दो मुसलमानों को, 10 सेकंड का छोटा सा जवाब दीजिएगा। अभी तक हिंदू धर्म के बारे में ही कहा जाता था, पिछड़ा है, जातियां हैं, निचली जातियों को ऊंची जातियां दबाती हैं। मान लीजिए आज कि इस्लाम में भी ऐसी जातियां हैं, कुछ पिछड़ी हैं, कुछ ऊंची जातियां हैं, मान लीजिए होता है वहां भी। देखिए हमारे में मैं तो मानक भाई कहूंगा कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक ऐसा इस्लाम धर्म है कि एक अल्लाह अकबर की आवाज आती है और हजारों लाखों सर एक आवाज के ऊपर जमीन में सजदे के लिए चले जाते हैं। अल्लाह अकबर की अजान आती है, वो खड़े हो जाते हैं एक साथ सफ के अंदर। अब ये ओबीसी है, अब मुसलमानों के अंदर भी पठान, शेख, सब जगह है, तो है क्या करते। मैं कोई मौलाना मुफ्ती तो हूं नहीं मानक भाई, लेकिन मेरा धर्म मैं मानता हूं बस मेरे दिल के अंदर बसा हुआ, और जो देख रही है दुनिया वो एक ही है कि वाकई में एक ऐसा धर्म है, एक आवाज के ऊपर एक अल्लाह अकबर बोलता है इमाम और हजारों सैकड़ों सर सजदे में चले जाते हैं। इतनी बड़ी एकता कहाँ मिलेगी आपको बताइए? वो सब जगह होता है, ये मत करिए, सिर्फ इस्लाम में होता है, हर धर्म में ऐसा ही होता है भाई। ऊपर वाले के आगे सब झुकते हैं, नहीं होता, नहीं करते, हर धर्म में लोग ऊपर वाले के आगे झुकते हैं। नहीं होता, कहीं नहीं। शुक्ला को पूछो कहाँ होता है? अरे भाई प्रेम शुक्ला को पूछो, प्रेम शुक्ला को पूछो कहाँ होता है एक आवाज, सब के सब अल्लाह अकबर बोला सजदे में, करोड़ों लोग आज कमाल है। पहले सुनील साहब, आवाज में 65 करोड़ खड़े हो गए, सब सजदे में, एक आवाज में 65 करोड़ खड़े हो गए। पूरा प्रेम शुक्ला को कुंभ नाग चले आए, किधर है आप? अरे किस दुनिया में जीते हैं? अरे तो हज उम्रा का 65 करोड़ उम्रा का देख लो, सोच नहीं सकते आप, फोटो देख लो। आप क्या 13-14 लाख जाते हैं तो हड़ताल जो है 100-200 मर जाते हैं। एक कॉल, एक ईमान, खत्म। पत्थर मारने में कुछ लोग निपट जाते हैं। ओके सुनील साहब।